पढ़ाने का वादा किया था। फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर, संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था, ये दो बातें आपको समझाने के लिए आज हमने आपसे चर्चा की थी कि हम चर्चा करेंगे इन दो विषयों के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब ये होती क्या है फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर, ये होते क्या है, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि क्या तो फेडरल फीचर है और क्या नॉन फेडरल फीचर है। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब फेडरल नॉन फेडरल। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अमेरिका का उदाहरण दिया था। मैंने कहा था कि अमेरिका इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ऐसे ही भारत के बारे में कहा था कि भारत अविभाज्य राज्यों का, सॉरी, विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है ना, डिविजिबल, नॉन डिविजिबल स्टेट ऑफ ए नॉन डिविजिबल कंट्री या नॉन डिविजिबल स्टेट ऑफ डिविजिबल स्टेट्स, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को यह बात बताई थी, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने ये वाली बात आप लोगों को बताई थी तो उसमें नया प्रश्न पैदा ये हुआ कि भारत को ऐसा कौन सा तरीका है जिसके चलते भारत के इतने सारे राज्य आज भी अपनी ही बात को मानकर चल रहे हैं। इसको आसान भाषा में समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ बातें समझाने का प्रयास करता हूं। अब आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, सुमित शर्मा लिखे, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, एग्जाम्स और बीएड वगैरह का। बेटा ये आपके जो निजी सवाल है इनके लिए, हाँ, आपके निजी सवालों पर मैं आपको कुछ भी वो नहीं दूंगा। बिल्कुल आकांक्षा, बिल्कुल पैरेलल चलेगी। फाउंडेशन बैच तो मैं ही पढ़ा। ईयरफोन की दिक्कत आ रही है, प्लीज चेक। कुलदीप, आप में से बहुत सारे राज्य, बहुत सारे विद्यार्थी भारत की जो राजनीतिक स्थिति है उस पर पूरे टाइम अपनी नजर बना के रखते हैं। आप में से कई बार किसी को ये फीलिंग आती होगी, क्या फीलिंग आती होगी कि यार इंडिया जो है, इस इंडिया के अंदर हमारे जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में क्या कभी ये संभव है क्या कि कोई राज्य नाराज हो जाए किस बात पर कि साहब मैं तो अलग ही रहूंगा। कोई राज्य कभी नाराज हो जाए कि मेरे को नहीं रहना आपके साथ, मेरे को आपकी पार्टी में नहीं रहना। भाई कई बार ऐसा होता है ना, जैसे आप में से कई ने कभी कोई क्रिकेट का मैच खेला हो, जिसके पास बैट है या जिसके पास बॉल है, जिसके पास में पूरी किट है, उसकी मोनोपोली चलती है, मैं नहीं खेल रहा, तो सब बच्चे उसी को मना रहे होते हैं, यार मान जा यार, तेरा इतना अच्छा बैट है, खेल ले भाई यार, ऐसे क्यों कर रहा है। ऐसी स्थितियां आती हैं। अब ऐसे ही जरा विचार करिए कि आपके पास में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनका केंद्र से व्यवहार नहीं चल रहा है। हाँ सर, एक ही साइड सुनाई दे रहा है। हाँ प्रद्युमन, अखंड भारत के बारे में बिल्कुल बोल देंगे आज, लेकिन टाइटल मेरे हिसाब से अखंड भारत नहीं होना चाहिए। आप जिस टाइटल के लिए आए हैं वो अखंड भारत नहीं है ना। अपन इंडिया पढ़ने आए हैं जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। ये फालतू की बकवासबाजी ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो अब सवाल क्या बना, बोले सर एक बात बताइए, ऐसा क्या है। मैंने कहा किस बारे में, कैसा क्या है, मतलब एक राज्य कभी केंद्र से सहमत ना हो। बोले सर आजकल हमें देखकर कई बार डर ये लगता है, जैसे पश्चिम बंगाल है, ममता दीदी और केंद्र सरकार में मोदी सरकार, इन दोनों की कभी बनती नहीं है सर। हमें तो फीलिंग से ये आती है, पता नहीं दोनों में कितनी दुश्मनी है। दुश्मनी कितनी है, इससे तो कई बार ये लगता है कभी ममता दीदी ये ना कह दें, जाओ मैं नहीं खेल रही है, मेरा बल्ला मैं नहीं खेल रही, मैं अपना अलग पश्चिम बंगाल चलाऊंगी। ऐसे ही सर कई बार ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच में जिस प्रकार की टसल रहती है, उसे देखकर ऐसी फीलिंग आती है कल को ये ना कह दे कि जाओ दिल्ली में मैं किसी को नहीं आने दे रहा। मैंने कहा ठीक है सर। कई बार ऐसा होता है कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु वाले जो देश के, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, इनमें सर हिंदी भाषा को स्वीकार ही नहीं किया जाता। हमें देखकर सर कई बार ऐसा लगता है कोई ऐसा ना हो जाए कि तमिलनाडु ये कह दे कि जाओ जाओ मैं भारत का हिस्सा नहीं हूं, तुम लोग अपना हिंदी हिंदी चिल्लाते रहो, हिंदी भाषा हिंदी भाषा। अच्छा, अब भाई साहब ऐसी चीजें जैसे ही आपके दिमाग में आएंगी तो दिमाग में सबसे पहला प्रश्न क्या पैदा होगा कि यार ये तो बात तो सही है। अगर कोई राज्य ऐसा कर दे, क्या कर दे कि भाई मैं नहीं खेल रहा, अपन अपनी पार्टी बनाएंगे, अलग रहेंगे, अपना देश बनाएंगे। देश बनाने के लिए क्या चाहिए, जनता चाहिए, वो है। जनता के साथ साथ निश्चित भूभाग चाहिए, वो है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस है, सब कुछ तो है, खुद का मुख्यमंत्री है, खुद की विधानसभा है, सत्तारूढ़ पार्टी का शासन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अपन नहीं खेल रहे। ऐसी फीचर अगर किसी दिन आ जाए तो क्या करें। इसी का इलाज आज आपको पता चलने वाला है। आपको क्या लगता है जब देश का एकीकरण हो रहा था तब क्या हमारे देश के जितने भी प्रतिनिधि थे, हमारे देश के जितने भी मुखिया लोग थे, आपको क्या लगता है वो इतने मूर्ख थे क्या कि उन्हें इस बात का एहसास ना हो कि जो कैबिनेट मिशन या क्रिप्स मिशन लोगों से यह कहता हो कि जिसको पसंद है वो अपना अपना बना सकता है। लेकिन ऐसा भी क्या हुआ होगा जिसकी वजह से लोह पुरुष सरदार पटेल ने सारी रियासतों को और सारे के सारे जो क्षेत्र उस समय ब्रिटिश भारत के हुआ करते थे उन्हें एक ही धागे में पिरो दिया। कुछ तो कलाबाजी की थी उन्होंने। और उसके बाद से आज तक ऐसा क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति बाहर आकर के ये नहीं कह पाया कि भाई साहब हमको अलग रहना है। सब लोग चाहे जैसे भी रह लें, चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना आई हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हुआ हो, कोई भी राज्य इस स्थिति में कहने के लिए कभी नहीं पैदा हुआ कि हमें अलग बन करके रहना है। तो आपके दिमाग में यह प्रश्न तो आना चाहिए कि भाई साहब किसी के दिमाग में आज तक यह सवाल आया क्यों नहीं कि मुझे अलग रहना चाहिए। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर हाँ आता तो हमारे भी दिमाग में था, लेकिन हमने सोचा कि हम अगर ऐसा कहेंगे तो देशद्रोही ना हो जाएं। चिंता ना करिए, आप देशद्रोही नहीं होंगे। आपसे पहले जो हमारे संविधान निर्माता थे वो इस बात को बखूबी समझ गए थे कि देश को कैसा रहना है और देश में क्या तरीके रखे जाएं जिससे कि देश एक देश बनकर रहे। पाकिस्तान टूटकर दो भागों में बट गया, लेकिन भारत इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, सोचिए पाकिस्तान तो एकदम अपने धर्म के लोगों को लेकर अलग हुआ था। पाकिस्तान जब बना था तो धर्म के आधार पर बना था कि मुसलमान एक साथ रहेंगे, लेकिन भारत में तो इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसके बाद भी भारत एक साथ बंधा हुआ है। और तो और अब भारत बात करता है अखंड भारत की कि हमारे जितने भी लोग पहले गए हैं वो भी आ जाइए। इसका मतलब कुछ तो हमारे पास में ऐसा था जो हमारे विचारकों ने, हमारे दिमागधारियों ने सोचा था। जी हाँ, क्या था? हमारे संविधान की एक खूबसूरती। क्या खूबसूरती थी हमारे संविधान की? हमारे संविधान की खूबसूरती थी संघीय यानी कि फेडरल फीचर। अब सर ये क्या होता है?
संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था, यानी यूनिटरी अर्थात एकात्मक व्यवस्था। यह कुछ ऐसा था जो हमें भारत वालों को यह समझाने में पर्याप्त रहा कि जो भी राज्य हैं वो भी खुश रहें, लेकिन इतने भी खुश ना रहें कि अपना बल्ला लेके चल पड़े। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तनु पूछ रही हैं कि सर मनीष कह रहे हैं सर मोनो सेटिंग सही करवाइए, एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम आवाज आ रही है। एक बालक कह रहे हैं नटराज की क्लासेस थोड़ी कम कीजिए। हमारे पास कई बार वो यहां से आगे बढ़ाइएगा, है ना। मैंने कुछ थोड़ी सी एक सेटिंग चेंज की है, क्या पता उससे कुछ हो जाए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, मोनो सेटिंग बताइएगा भाई, है ना, कि आवाज में कुछ गड़बड़ है, सेटिंग चेंज की है, क्या पता, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है। तो अब आगे की बात सुनते हैं। तो भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये जो देश के लोग हैं ये अपने आप को अलग ना बना लें। ऐसा हमारे राज्य में क्या फीचर किया गया, पूरी व्यवस्था की गई थी कि राज्य भी अपनी इज्जत बनाकर चले और केंद्र जब जरूरत पड़े एक ही बार में कह दे कि हाँ भाई अब हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं है, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड, थैंक यू सो मच, ठीक है, सही चल रहा है, ओके। तो भाई साहब हमने ऐसे कौन से फीचर डेवलप किए हमारे संविधान में, संविधान निर्माताओं ने, जिसकी वजह से हम कंट्रोल भी रख लेते हैं और राज्यों को खुश भी रख लेते हैं। मतलब राज्य में चाहे तो मुख्यमंत्री अपना शासन भी कर लेता है और जब केंद्र को लगता है कि भैया अपनी बात चलनी चाहिए तो वो तुरंत सबको कंट्रोल में भी ले लेता है। अच्छा, आप एक बात बताइए, एक भारतवासी के नाम होने पर, आप एक भारतवासी, एक हिंदुस्तानी होने के नाम पर एक बात बताइए, आपको क्या पसंद होगा जब भारत के सभी राज्य एक मत रहेंगे या फिर सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग बजाएंगे? विचार कीजिएगा, बड़ा प्रश्न है। आपको पसंद क्या होगा जब सब एक रहेंगे? अच्छा सर, सब एक कैसे रहेंगे भाई? मान लीजिए इतने सारे छोटे छोटे राज्य हैं हमारे पास, सर ये तभी रहेंगे जब बीच का जो केंद्र है वो मजबूत रहे। भाई ऑब्वियसली बात है, हम यही चाहते हैं, मतलब जो केंद्र है ना वो मजबूत रहे। अब केंद्र मजबूत रहने के लिए हम क्या करें? केंद्र मजबूत रहे का मतलब यह है कि जो केंद्र सरकार है वो मजबूत रहे। केंद्र सरकार को मजबूत रहने के लिए हम क्या करें? केंद्र को कुछ ऐसी ताकत दी जाए जिससे वो जब चाहे राज्यों पर कंट्रोल स्थापित कर ले। केंद्र द्वारा राज्यों को या फिर केंद्र को कुछ ऐसी ताकत दी जाए जिनका यूज करके वो जब चाहे राज्यों पर कंट्रोल कर ले। लेकिन सर इससे तो फिर ये नहीं हो जाएगा जैसे आज के समय पर सुनने को मिलता है कि मोदी जी ईडी का डर दिखा रहे हैं, सीबीआई का डर दिखा रहे हैं, राज्यों के अंदर चलने नहीं दे रहे हैं, राज्यों की सरकार नहीं चलने दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो जाएगा क्या? मैंने कहा हाँ। और सर कहीं ऐसा नहीं लगेगा किसी को कि केवल केंद्र ही सरकार चला रही है, बाकी राज्य वाले क्या कर रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो फिर राज्य बनाने का फायदा क्या हुआ सर? पूरा की पूरा देश ही एक कर दो, कोई मतलब ही नहीं रहा। तो मैंने कहा वैसे बाय द वे राज्य बनाए क्यों गए थे, क्यों बनाए जाते हैं राज्य? चलिए मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछता हूं, आप मुझे जवाब दीजिए। देश में जब केंद्र मजबूत ही करना है तो राज्य क्यों बनाए गए? बड़ा प्रश्न है ये। हाँ भाई किरण कटारिया बता देंगे बेटा, एक दिन फॉर्म भरने का तरीका भी बता देंगे, फिलहाल पढ़ लो बेटा। एक बड़ा प्रश्न है, एक बड़ा प्रश्न है, राज्य क्यों बनाए जाते हैं? जल्दी से बताइए, ये बड़ा प्रश्न है भाई। आज जैसे आपने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर दल परिवर्तन हो गया, बड़ा प्रश्न है ना ये। राज्य क्यों बनाए जाते हैं जल्दी बताइए। और राज्य बनाए सो बनाए, राज्य के अंदर जिले क्यों बनाए जाते हैं? क्या जरूरत है? टू प्रिजर्व द डाइवर्सिटी, लोगों की प्रॉब्लम हेतु, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, पावर को डिवाइड करने के लिए। यस, एक बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, जो कि एक तरह से समझिए कि मुझे सुनना ही वही था वो आंसर उसने लिखा है। कुलदीप साहू ने अच्छा आंसर लिखा है, शहनाज अजहर ने अच्छा आंसर लिखा है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं स्थानीय मुद्दों के लिए, अलका लिख रही है विकेंद्रीकरण के लिए ताकि तानाशाही ना रहे, रूल रेगुलेशन अच्छे से हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो। यानी आप लोग सोचते तो हैं टेरिटोरियल कंट्रोल के लिए, प्रशासन में सहूलियत के लिए, स्थानीय मुद्दों के लिए, बहुत बढ़िया। यानी आप में से बहुत सारे लोगों ने लोकल की आवाज केंद्र तक पहुंचने के लिए, ठीक है। यानी आपका दिमाग ये तो कहता है कि कुछ भी हो राज्य अच्छी चीज होती है। क्यों अच्छी होती है? हमने अभी आपसे जवाब पूछा, आपने बहुत सारे आंसर दे दिए और वो बिल्कुल सारे के सारे आंसर सही हैं। यानी कि ये अपने आप में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत है। आप अगर हर काम के लिए दिल्ली जाएंगे तो विचार करिए, अगर कोई अरुणाचल का बच्चा है, उसे कोई काम पड़ गया, क्या काम पड़ गया भाई? दिल्ली में उसको मार्कशीट सही करानी है, तो अरुणाचल से दिल्ली आने के नाम पर तो वो काम ही छोड़ देगा। एजुकेशन के अंदर उसका मुख्यालय जहां राजधानी है वही सारे ऑफिस होंगे। आपके राज्य के अंदर भी जहां राजधानी है वहां मेजर ऑफिस होते हैं। तो कैसे वो आएगा इतनी दूर से चल करके यहाँ पे? कोई कच्छ का रहने वाला बच्चा है, दिल्ली कैसे आएगा? कोई कन्याकुमारी का रहने वाला बच्चा दिल्ली कैसे आएगा? इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहली जरूरत राज्य बनाने की क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत। एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत कैसे? क्योंकि राज्यों के अधिकार क्षेत्र में कुछ ऐसे काम डाल दिए जाते हैं जिनका फैसला वो खुद के लेवल पर ही कर सके। और ये कौन से विषय होते हैं? ये हमारी अनुसूची के अंदर गिवन है, अनुसूची 7 के अंदर राज्य सूची के विषय के नाम से मेंशन है कि इन विषयों पर ही राज्य अपना एक्शन लेगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आए। बोले अच्छा, तो राज्य जिन विषयों पर अपना एक्शन लेगा वो राज्य सूची के विषय हो गए।
केवल केंद्र जिनका लेगा वो केंद्र सूची के विषय हो गए, जिन पर दोनों एक्शन ले लेंगे वो समवर्ती सूची के विषय हो गए। उदाहरण के लिए अभी यूनिवर्सल ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात हो रही है, इस समवर्ती सूची का विषय, इस पे केंद्र भी डिसीजन ले सकता है, राज्य भी डिसीजन ले सकता है। पुलिस राज्य सूची का विषय है, विदेश सेवा केंद्रीय सूची का विषय है, रक्षा केंद्रीय सूची का विषय है, दूरसंचार केंद्र सूची का विषय, मतलब विषयों का विभाजन। राजस्व एकत्रण राज्य सूची का विषय है, चिकित्सा राज्य का विषय। इस प्रकार से विषयों का बंटवारा होता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? बोले अच्छा सर ये तो समझ में आ रही, कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा भाई इसी वजह से देश में जब संविधान लिखा जा रहा था तो ये सब तय किया गया था कि भाई हर काम के लिए कोई भी व्यक्ति, अब मान लीजिए चिकित्सा की बात की जाए, अगर भारत एक ही हिस्सा हो तो भाई साहब सारे एम्स दिल्ली में बनेंगे फिर तो, और कहीं एम्स बनेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति का मतलब कोई मतलब रही नहीं क्या? फिर तो भाई साहब हर कुछ केंद्र की तरफ, फिर छोटे छोटे केंद्र हमें बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे केंद्र बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? प्रशासनिक सहूलियत के लिए लखनऊ बना, जयपुर बना, रायपुर बना, है ना, देहरादून बना, छोटी छोटी जगह बनाई गई, पटना बना कि भाई यहां पर भी सारी सुविधाएं हो पाएंगी। यानी राज्य होना जरूरी है। सिमिलरली जो राज्य के अंदर केंद्रीय स्तर पर काम हो, जैसे राज्य के अंदर दिल्ली में जो काम हो रहा है, राज्य के अंदर मान लीजिए जयपुर में जो काम हो रहा है, पटना में जो काम हो रहा है, लखनऊ में जो काम हो रहा है, अब कोई दूर बैठा व्यक्ति हर काम के लिए जयपुर, पटना, लखनऊ तो नहीं आएगा, तो उसके लिए छोटे छोटे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाई गई। यानी प्रशासन में सहूलियत के लिए ही ये छोटे छोटे भाग बनाए गए थे। सर छोटे छोटे भाग बनाए गए तो क्या उन छोटे भागों को बहुत ज्यादा ताकत दी जा सकती थी? बिल्कुल दी जा सकती थी। बस उतनी ही ताकत देनी थी कि कहीं वो छोटे भाग ये ना समझ लें कि गाड़ी तो तेरा भाई चलाएगा, साइड में बैठ जा भाई, देश अपन चलाएंगे। इस सहूलियत से बचने के लिए कहीं उनको ये ना लग जाए कि देश का विभाजन होगा, देश में उन्हीं का शासन होगा, ऐसी गलतफहमी ना आ जाए। इससे बचने के लिए ही केंद्र के पास वो जादू की छड़ी दी गई जिसके चलते केंद्र राज्यों को ताकतवर तो बनाए लेकिन उन पर जब चाहे नियंत्रण रख ले। तो मेरे प्यारे साथियों, केंद्र द्वारा राज्यों को दी गई या हमारे संविधान द्वारा राज्यों को दी गई वो कौन सी शक्तियां हैं, या हमारे संविधान में ऐसा कौन सा फीचर है जो राज्यों की इज्जत बढ़ाता है, वही संघीय संरचना कहलाती है। फेडरल स्ट्रक्चर क्या है? हमारे संविधान के अंदर वो सारी व्यवस्थाएं जो राज्यों को उनकी इज्जत दिलाती हैं या राज्य होने का एहसास दिलाती हैं, संघीय व्यवस्थाएं कहलाती हैं। और संविधान की वे व्यवस्थाएं जो राज्य को कहती हैं कि बैठो जरा, हम ही हैं केंद्र वाले, वो सारी व्यवस्थाएं एकात्मक व्यवस्थाएं कहलाती हैं। तो पहले ये बताइए, क्या आपको यह शब्द समझ में आया? किरण पूछ रही है सर इंग्लिश मीडियम हैंड रिटन नोट्स का बताइए। बेटा हमारा वो वाला सेशन जाके देखिए। इंग्लिश मीडियम के लिए हमें कोई बालक ही नहीं मिला लिखने के लिए, लेकिन चिंता मत करिए, अब चाहे हमें टीचर रखने पड़े हम उनसे भी ट्रांसलेट करवाएंगे। इंग्लिश मीडियम के नोट्स आएंगे जरूर, समय थोड़ा बहुत ज्यादा लग सकता है, क्योंकि आज जो हमने सेशन किया था वो किया इसलिए था, बालक ही नहीं मिल रहे ट्रांसलेट करने के लिए। भाई बैठने के लिए काम करने वाले तो चाहिए। इंग्लिश में लोगों का इतना हाथ तंग है, लेकिन जब काम टफ है तो फिर करने में और मजा आएगा, है तो और मजा आएगा। तो इसको करने की जिम्मेदारी हमने ली है। आप थोड़ा सा समय मुझे दीजिएगा, लेकिन चिंता मत करिए कि मैं आपको, देखिए जो इस बार के प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं उनको जुलाई तो नहीं, अगस्त के एंड तक अंग्रेजी मीडियम वालों को नोट्स मिल पाएंगे। इसलिए अगर आप मेरे ऊपर ये प्रेशर क्रिएट करते हैं कि अभी बना कर दीजिए, मेरे हाथ में कोई भी अलादीन का चिराग नहीं है जो घिस करके मैं तुरंत कह दूं कि ले बेटा ये निकल कर आ गया। ठीक है ना? ठीक है, अच्छा तो अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी संघीय व्यवस्था क्या है, यूनिटरी क्या है। ठीक है, अब हम एक एक करके बात करते हैं उन फीचर्स की जिनसे पता चले कि सरकार केंद्र को बढ़ावा देना चाहती है या राज्यों को बढ़ावा देना चाहती है। चलिए एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। छोटा सा सवाल क्या है साहब? छोटा सा सवाल यह है, आपसे अगर पूछा जाए फीचर्स के अंदर कि सरकार का कौन सा हिस्सा आप ये मानेंगे कि वो अपने आप में फेडरल फीचर है, बताइए। हमारे देश के अंदर दो प्रकार की सरकारें चलती हैं, कौन सी सरकारें चलती हैं? एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। आपको यह शब्द देख करके क्या एहसास आता है? दो प्रकार की सरकारें चल रही हैं हमारे पास, कौन सी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इससे क्या लगता है आपको? राज्य का एग्जिस्टेंस है, देश संघीय व्यवस्था की तरफ है या यूनिटरी व्यवस्था की तरफ है? मतलब मान लीजिए देश में केवल राष्ट्रपति का ही शासन हो। देखकर पता चल रहा है कि सर दो सरकार है, इसका मतलब एक सरकार राज्य की सरकार है, और राज्य की सरकार होने का अर्थ यह हुआ कि राज्य को इज्जत मिली है, और जब राज्य को इज्जत मिली है तो ऐसी स्थिति को फेडरल फीचर में कहा गया है। हिमांशी कह रही है कि सर आप सुन ही नहीं रहे मेरी। बेटा सुन तो नहीं सकता क्योंकि मैसेज ही आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है ना? चलिए, तो पहली चीज समझ में आई, दो राज्यों का होना। अभी एक बार के लिए इन फीचर्स को याद कर लीजिए, फिर मैं क्या करूंगा, ये फीचर एकदम हटा के आपसे एक एक करके पूछूंगा। इसलिए कह रहा हूं पहले समझ विकसित कर लो, जब ये खत्म हो जाएगा फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर पता चलेगा कि आप परेशान हो रहे हैं। ठीक है, शक्तियों का विभाजन होना, इसका अर्थ क्या है? शक्तियों का विभाजन होना इसका अर्थ क्या है? भारत के 7वें शेड्यूल में, भारत की 7वीं अनुसूची के अंदर विषयों का बंटवारा, केंद्रीय सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, यह होना राज्य को इज्जत दिलाता है या फिर नहीं दिलाता है? कारण बिल्कुल क्वाजी भी समझाएंगे, वेट करिए, पहले मूल तो समझ लीजिए फिर आते हैं। किरण बहुत आशीर्वाद। हाँ जी, क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? शक्तियों का बंटवारा होना, राज्य सूची की शक्तियां और केंद्र सूची की शक्तियां, इनका बंटवारा होना, यह क्या समझाता है? आपसे सवाल पूछा गया, बताइए। शक्तियों का विभाजन होना अर्थात केंद्र के पास अलग शक्तियां हैं, राज्य के पास अलग शक्तियां हैं, शक्तियों का विभाजन, ये फेडरल फीचर को दर्शाता है। एक बार देख लीजिएगा, बाद में समवर्ती और अवशिष्ट शक्ति में केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाना, अभी आ रहे हैं, सब पर आ रहे हैं, है ना? तो ये केंद्र को और राज्यों को दोनों को इज्जत दिलाता है। राजेश दिख जाएगा, 2 मिनट रुकिए। अच्छा, फिर लिखित संविधान का होना, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का होना, ये अगेन राज्य को रेस्पेक्ट दिलाता है या केंद्र को मजबूत करता है?
बोले सर इससे पता कैसे चलेगा किसको रेस्पेक्ट दिलाता है किसको रेस्पेक्ट नहीं दिलाता है? मैंने कहा इससे बहुत अच्छे से पता चलता है। बोले कैसे? मैंने कहा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब ये है आपके मन में आएगी आप वो काम कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हर चीज कोडिफाइड है, लिखी गई है, और जब सब चीजें लिखी गई हैं तो आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन करना पड़ेगा इसका मतलब आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पूछना पड़ेगा। राज्यसभा से पूछना पड़ेगा इसका मतलब राज्यों से जो सांसद चुनकर आए हैं उनसे पूछना पड़ेगा। तो जब राज्यों से चुने हुए सांसद आए हैं उनसे पूछना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आप लिखित संविधान के नाम पर देश को क्या कर रहे हैं? राज्यों की इज्जत बढ़ा रहे हैं। अच्छा, संविधान संशोधनों का कठिन होना, अगेन ये फेडरल फीचर की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि इतना आसानी से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, राज्यों से पूछना पड़ेगा। एक बालक कह रहे हैं कि सर केवल कुछ ही बच्चों के कमेंट्स ले रहे हैं। नहीं भाई साहब, हमने अब आप लोगों को एक दूसरे के कमेंट ना दिखें ये व्यवस्था की है। आपको एक दूसरे के कमेंट ना दिखें, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण यह है कि आप में से कुछ लोग एक दूसरे से ही हालचाल पूछते पूछते क्लास के माहौल को बदल देते थे। बहुत सारे टीचर्स की हमारे पास में शिकायत आई कि भैया आपके बच्चे आपस में ही पूछने लग जाते हैं, बताओ भैया प्रयागराज से कौन है, बताओ भैया जयपुर से कौन है। तो बोले सर उससे थोड़ा सा माहौल बिगड़ता था, इसलिए बच्चों को अगर कुछ लिखना है तो वो सीधा आपके पास लिखेंगे, और जब वो आपके पास लिखेंगे तो उससे आपको सीधे चीजें पता चल जाएंगी। हाँ, चीजें बफर कर रही हैं और वो हमें भी दिख रही हैं। बेटा इंटरनेट में हल्का सा ग्लिच है इसलिए बफर आ रहा है, आज इंटरनेट में थोड़ा सा ग्लिच है, इंटरनेट में इशू है इसलिए आपको बफरिंग आ रही है। अभी ठीक हो गया है, रुकिए इसका भी इलाज करते हैं। कोशिश तो सबकी करेंगे, देखो फिर कितना रह जाए कितना छूट जाए ये अपने ऊपर नहीं है भाई साहब, पर ये इलाज क्लास पूरी होने के बाद ही होगा, पहले नहीं होगा। ठीक है, तो जो वीडियो में बफर आ रहा है उसका हमें पता चल गया, इंटरनेट में हल्का सा ग्लिच आ रहा है, क्योंकि आउटपुट हमने बहुत हाई क्वालिटी का लगा रखा है। तो कल से इसके अंदर थोड़ा क्वालिटी में चेंज करेंगे तो ये काम हो जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल बना सर संविधान की सर्वोच्चता होना ये कैसे दर्शाता है कि केंद्र ज्यादा मजबूत है कि राज्य ज्यादा मजबूत है? अरे हमने कहा संविधान में लिखी हर बात अगर शब्द से पालन किया जाए तो उसमें तो राज्यों के बारे में भी लिखा है, राज्य की विधानसभा लिखी है, राज्य के अंदर कैसे शासन होगा, राज्य की चुनाव प्रणाली क्या होगी, राज्य के अंदर क्या होगा, सारी व्यवस्थाएं उसमें लिखी है। इसका मतलब संविधान का जितना मजबूती से संविधान खड़ा होगा, संविधान जितना कठोर होगा, संविधान की जितनी सर्वोच्चता होगी वो राज्यों की इज्जत बढ़ाएगी। सर ये बात ही सही है। सर एक बात बताइए, अगर हमारी न्यायपालिका केंद्र के अधीन कर दी जाए, केंद्र के अधीन मतलब सर न्यायपालिका केंद्र के अधीन कर दी जाए, इसका मतलब है कि हाईकोर्ट के सारे फैसले केंद्र लेने लगे। जैसे मान लीजिए राजस्थान हाईकोर्ट है, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद हाईकोर्ट है, मान लीजिए सर मध्य प्रदेश की कोई सी भी हाईकोर्ट है सर, इनके फैसले अगर केंद्र सरकार लेने लगे तो मैंने कहा आप खुद ही सोच लो, अगर केंद्र द्वारा हाईकोर्ट के निर्णय प्रभावित किए जाने शुरू हो जाएं तो क्या लगता है आपको, देश में लोकतंत्र बचेगा, न्याय सही हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए आपने बहुत बार सुना होगा, सबसे बड़ा एग्जांपल है इस चीज का अगर याद रखना है तो इंदिरा गांधी जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ही अपदस्थ किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय से ही इंदिरा गांधी जी की सांसद सदस्यता चली गई थी, संसद की सदस्यता चली गई थी, जिसके चलते इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी। आप विचार कीजिए, अगर हाईकोर्ट हमारे देश में पावरफुल ना हो तो ऐसी स्थिति में हमारे देश के अंदर केंद्र तानाशाही कर सकता है, राज्य की हाईकोर्ट्स भी अपने हितों की रखवाली कर सकते हैं। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का होना यानी केंद्र से प्रभावित ना होना, ये क्या दर्शाता है? अगेन ये दर्शाता है कि यहां पर, हाँ रवीना लिख रही हैं सर आपको तो हम सबके मैसेज शो हो रहे होंगे, बताना कि बस क्लासेस से हो जाएगा, प्लीज सर बताना। हाँ बेटा, ये हमें सबके कमेंट शो हो रहे हैं, अगर नाम लेना है तो मैं नाम ले देता हूं जिनको लग जाएगा कि उनके नाम आ रहे हैं। तूबा, शशिकांत, तनु, संजीव, अभी, केएस, विशाल, आशीष, रामअवतार, उत्पल, रवीना, शहनाजर, लक्ष्मी, ज्योति, लोकेंद्र, शुभम, सुधीरा, रामअवतार, तुष्टिरा, अवनीश, रोहित, श्वेता, तनु, संजीव, सभी के मुझे कमेंट दिखाई दे रहे हैं, है ना। लेकिन ये जुगाड़ क्यों किया गया है? ये जुगाड़ इसलिए किया गया ताकि आप आपस में ना बतियाएं, ठीक है ना। तो मुझको आपकी बातें सुनाई दे रही हैं, मतलब दिखाई दे रही हैं, क्लियर है? इस बात से परेशान मत रहिए, मुझे जो देखना है मुझे उतना दिख रहा है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े। हाँ, अब आपको अगला पॉइंट, तो आपको यह समझ में आ गया दो प्रकार की गवर्नमेंट का होना। चलो अब मुझे एक बात बताओ, राज्यसभा के अंदर सांसदों का भेजा जाना क्या दर्शाता है? मजबूत केंद्र दर्शाता है या फिर राज्यों को इज्जत दिलवाता है? मतलब केंद्र के अंदर राज्यसभा के सांसदों का भेजा, भाई संसद है अपने पास, संसद में लोकसभा है और राज्यसभा है, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के द्वारा सांसद चुन के भेजे जाते हैं। तो बड़ा प्रश्न यह है कि राज्यसभा के अंदर जो सांसद चुनकर भेजे जाते हैं उनका निर्वाचन किया जाना ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है भाई? ये दर्शाता है, बताइए, ये दर्शाता है कि राज्य का वैल्यू है केंद्र में, राज्यसभा का वैल्यू है, मतलब राज्य का वैल्यू है, और राज्य का वैल्यू है इसका मतलब क्या हुआ? राज्य का सिस्टम फेडरल फीचर बढ़िया चल रहा है। तो फेडरल फीचर बढ़िया चल रहे हैं ये दर्शाने के लिए राज्यसभा का होना जरूरी है। बोले यहां तक बात समझ में आ गई? भाई ये आज नेट में दिक्कत है जी, हमारा नेट बफर कर रहा है और हम आपको पीड़ित होते हुए देख रहे हैं, हम आपकी असुविधा के लिए क्षमा प्रार्थी हैं।
और हमें पासवर्ड पता नहीं है, दूसरा इंटरनेट भी है हमारे पास और उसका हमें पासवर्ड नहीं पता है। कोशिश करते हैं, 1 मिनट होल्ड करिए, 1 मिनट रुकिए बस। आपको अगर असुविधा हो रही है तो यार हम क्या इस मामले में बड़े भुलक्कड़ भाई साहब हैं, हम पासवर्ड सेव करना भूल गए यार। बेचारा वो देख के तो गया था एयरटेल वाला, हम भूल गए भाई साहब। फुर्सत से बैठ के खोजेंगे भाई साहब, इतने ज़्यादा मैसेज हैं हमारे पास कि हम खोज नहीं पा रहे हैं। अगर आप लोग इजाज़त दें तो अगली फुर्सत में हम खोजेंगे। भाई अगर हम अभी खोजने भी बैठेंगे ना तो भी छूट जाएगा। 1 सेकंड, ये देखिए 2021 का मैसेज दिखा रहा है। अरे भैया 23 का ही दिखा दो यार महाराज। हमारे पास व्हाट्सएप पे सेंड किया था यार गुरु। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम आजा महाराज 2023 का देखिए थोड़ा बहुत बफरिंग से ही इलाज कर लीजिएगा। हमें दिख तो रहा है हमारा इंटरनेट पर, हम कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। अभी हम करते हैं जुगाड़, अभी इस क्लास के बाद कर लेंगे, ठीक है। खोजेंगे बैठ करके, दूसरा इंटरनेट है उसको लगाएंगे, लेकिन अब कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए, इतना सब समझ में आ गया आपको कि राज्यों को इज्जत मिलना मतलब फेडरल स्ट्रक्चर। अब मुझे एक बात बताइए, अगर केंद्र को इज्जत मिले, मैं आपसे उल्टा कहूं कि राज्यों को राज्यपाल नियुक्त करके दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? बड़ा सवाल है। रेनू बहुत सारा आशीर्वाद बेटा। क्या सवाल है सोचकर देखिए मैं क्या कह रहा हूं। राज्यों में राज्यपाल नियुक्त करके दिया जाता है, ये क्या है? राज्यों को इज्जत देना है या केंद्र द्वारा अपना प्रतिनिधि भेजकर राज्य की सारी बातें जानना? ये क्या दर्शाता है? मजबूत केंद्र दर्शाता है या राज्यों की इज्जत दिलाता है? आपको क्या लगता है ये सारा प्रयास केंद्र को मजबूत करता है कि राज्य को मजबूत करता है? सवाल देखिए कितना अच्छा है। पहला प्रश्न पूछा मैंने, क्या राज्यपाल का होना, बताइए बताइए, बड़ा प्रश्न है ये। सवाल अच्छा है, अगर आप जवाब दे दिए तो। राज्य का मजबूत होना क्या दर्शाता है? राज्यपाल का होना। एक बार लिख रहे हैं राज्यपाल के पास पावर नहीं है। अच्छा, अरे महाराज राज्यपाल जो है ना वो खुफिया आदमी, खुफिया जासूस है वो। केंद्र सरकार राज्य में भेजती है उसको इसलिए है कि राज्य क्या बिल पास कर रहे हैं हमें बताओ, और अगर कोई भी बिल ऐसा लगता है जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ सकता है उसे रोक दो। मतलब समझ रहे हैं? केंद्र को मजबूती दिलाता है राज्यपाल का होना। अच्छा एक बात बताओ, इमरजेंसी जानते हो आपातकाल क्या होता है? मैं बताता हूं आपातकाल क्या होता है। आपातकाल होता है जब राज्यों की शक्तियां छीनकर केंद्र को दे दी जाती हैं। आपातकाल क्या होता है? आपातकाल होता है जब राज्यों की ताकत छीनकर केंद्र को दे दी जाती है। बताइए अगर ऐसा हो तो क्या लगता है, केंद्र मजबूत होगा या राज्य मजबूत होगा? विचार करिए। केंद्र मजबूत होगा। कैसे? क्योंकि भाई अगर आपने राज्यों से उनके अधिकार छीन लिए तो इससे तो स्वतः सी बात है केंद्र मजबूत हो गया है। तीसरा, अभी आपने क्या सुना था? संविधान की कठोरता, आपने सुनी थी संविधान की सर्वोच्चता, ये सब सुना। मुझे एक बात बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, थोड़ा सा सोच करके बताइएगा। हमने ये सब चीजें देखी, हमने अभी कोर्ट की आजादी भी देखी, लेकिन हमारे यहां पर जो न्याय व्यवस्था है वो तो एकीकृत प्रकार की है। माना हमारे यहां पर न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है, लेकिन न्यायपालिका के साथ साथ हमारे यहां पर एकीकृत न्यायपालिका है। मतलब न्यायपालिका में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। यानी हाई कोर्ट को फैसले से रोकना हो तो सुप्रीम कोर्ट 2 मिनट में रोक देती है। भाई बफरिंग आ रही है, हमें दिख रहा है, हम करें तो करें क्या?